नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की विदेश नीति को लेकर खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष कह रहा है कि भारत की विदेश नीति फेल हो गई। पाकिस्तान की आलोचना किसी देश ने नहीं की। ऑपरेशन के साथ कोई दुनिया का देश खड़ा नहीं हुआ। क्या पाकिस्तान को हम वाकई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करने में आइसोलेट कर कामयाब हो पा रहे हैं? अमेरिका से, रूस से, चीन से भारत के संबंध कैसे बन रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस वक्त भारत की साख कैसी है? इस पर बात करने के लिए एक बेहद खास मेहमान पूर्व राजनयिक अचल बलोत्रा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत और बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला। नमस्कार सर, सबसे ज्यादा विशाल सवाल जी, विदेश नमस्कार। नीति पर हो रहा है कि कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष ये सवाल है कि साहब, आपकी विदेश नीति फेल हो गई। ऑपरेशन सिंदूर की करने के लिए, भारत का समर्थन करने के लिए दुनिया का कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। कोई पाकिस्तान की आलोचना नहीं कर रहा है, कोई आतंकवादी मुल्क उसे नहीं बता रहा है। क्या यह भारत की विदेश नीति का फेलियर है, जैसा कि कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष कह रहा है, या उसे दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है? देखिए, इसे दो तरीके से देखा जाना चाहिए। जब आतंकवाद का जो प्रहार हुआ हमारे पहलगाम में 22 अप्रैल को, तो दुनिया भर के देशों से हमारे पास संदेश आए, बातचीत हुई, फोन कॉल्स हुए और सबने एक स्वर में इस आतंकवाद को क्रिटिसाइज किया और जो हमारा नैरेटिव था उसको एंडोर्स किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उस पर कहीं से कोई क्रिटिसिज्म नहीं आया। किसी ने ये नहीं कहा कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर टेररिस्ट जो कैंप्स हैं उस पर क्यों अटैक किया। देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कई बार ना बोलना ही बेहतर होता है बोलने के लिए। ये उम्मीद करना कि सभी कंट्रीज खड़ी होकर पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करेंगी या भारत की वाहवाही करेंगी, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में संभव नहीं है। लेकिन आपके नैरेटिव को स्वीकार कर लेना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई आपके खिलाफ आवाज नहीं उठाना, आपके ना तो ऑपरेशन सिंदूर को क्रिटिसाइज करना, ना आपके राइट टू डिफेंड को क्वेश्चन करना, ये अपने आप में एक सफलता है। एक दूसरा पहलू जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा चिंता का विषय है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का बिहेवियर रहा, या फिर जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान और भारत को हाइफनेट किया, जिस तरह से उसने दोनों देशों के नेताओं को एक ही पेडेस्टल पे रख के बात करी, तो ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जो है मुश्किल है इस चीज़ को डाइजेस्ट करना, ये समझते और जानते हुए कि भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है वो बड़ी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अच्छी तरह से जानता है कि पाकिस्तान का आतंकवाद के साथ क्या लिंक है। वो ये भी जानते हैं कि उन्हीं के द्वारा डेजिग्नेट किए हुए टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो वो था, इसको पकड़ा था जो 9/11 का, उसको पाकिस्तान में ही पकड़ा था उन्होंने। ओसामा बिन लादेन की बात कर रहा हूँ मैं। तो पाकिस्तान के इतिहास से कोई अपरिचित नहीं है। बहरहाल उसके बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे लगता है कि पाकिस्तान को डायरेक्टली कोई भी कंट्री टारगेट करने के लिए तैयार नहीं। आईएमएफ का लोन मिल जाना, या फिर उसका पाकिस्तान या रशिया का भी इस बात को मान लेना कि अमेरिकन का कोई रोल रहा है इसके अंदर, तो ये सब इस पहलू से अगर आप देखते हैं तो लगता है कि शायद हम उस हद तक कन्विंस नहीं कर पाए इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि वो खुलकर सामने आए और पाकिस्तान को बाय नेम शेम करे। एक्चुअली मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर देना चाहता हूँ कि ऐसा होता नहीं है। अक्सर हम भी नाम नहीं लेते हैं। इतना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो दो ग्लोबल प्लेयर्स हैं उन्हें आतंकवाद के खिलाफ हमारे साथ मिलकर आवाज़ उठाई और हमारे राइट टू डिफेंड, राइट टू रिस्पॉन्ड, राइट टू रिटेलिएट भी कह सकते हैं आप, उसको एंडोर्स किया इन ए वे कि उन्होंने इस पे कोई सवाल नहीं उठाया। तो ये दो पहलू हैं विशाल जी, आप इसको ऐसे देखिए तो हम, मुझे लगता है कि पूरे विश्व में अपनी
इस बात को रखने में कामयाब हुए कि हम विक्टिम हैं, उनकी तरफ से कई सालों साल से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, और हमने अपना राइट टू डिफेंड इस्तेमाल करके पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा। और ये हमें एंडोर्समेंट मिली है, किसी ने खुल के बोला, किसी ने नहीं खुल के बोला। बहरहाल दूसरा पहलू जो आप कह रहे हैं, पाकिस्तान का किसी ने बाय नेम शेम नहीं किया, बल्कि वो तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो एंटी टेररिज्म काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसके भी वाइस चेयरमैन शायद बनने वाले हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं कि दोगलापन है, या एक वैश्विक जो ग्राउंड रियलिटी है। तो इसको ये मान के चलिए, आप इसे विफलता सफलता के पैमाने पे मत देखिए। हमारा एक ऑब्जेक्टिव था, उन्होंने हमारे घर में आके हमारे लोगों को धर्म के नाम पे मारा, और उसके बाद जो हमारा फर्ज बनता था हमने अपना बदला लिया, और उसमें हमने बिल्कुल इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया कि इसका इंटरनेशनल रिएक्शन क्या होगा। लेकिन ये हमने अपनी तरफ से ये ज़रूरी समझा कि दुनिया भर के जो अच्छे प्लेयर्स, ग्लोबल प्लेयर्स हैं, जो मीन मैटर, उन सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाए। ऐसे किया जाता है, अक्सर किया जाता है ऐसी परिस्थितियों में, और इसी के चलते हुए हमने सबको कॉन्फिडेंस में लेके कि भाई हम पे आघात हुआ है और हम इसका जो है सूटेबल तरीके से जवाब देंगे, और कुछ भी हो जाए हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इस चीज़ को किसी ने सवाल नहीं उठाया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई ऐसा हमारे अगेंस्ट रेजोल्यूशन नहीं हुआ। तो आप विशाल जी इसे इस पूरे एक 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 नजरिए से नहीं देखा जा सकता, इसके बहुत सारे पहलू हैं। ओवर टू यू विशाल जी। डेलीगेशन को भेजने को लेकर विपक्ष ये सवाल पूछ रहा था कि साहब ये भी आपकी विदेश नीति का फेलियर है कि इतने छोड़ने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, जबकि पाकिस्तान तो पूरी दुनिया के सामने पहले से एक्सपोज था ही। फिर इस डेलीगेशन को भेजने से हमें हासिल क्या हुआ? डेलीगेशन को भेजना या ना भेजना ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है, ऐसे हालात पे होता भी है। ये एक आप कह सकते हैं कि आउटरीच जो होती है, पब्लिक आउटरीच या इंटरनेशनल कम्युनिटी आउटरीच, ये उसकी एक एक्सरसाइज है। और ख़ास तौर से ऑल पार्टी डेलीगेशन था, तो एक ये मैसेजिंग भी थी कि पूरा देश जो है यूनाइटेड है इस इशू को लेके, और हम एक ही हैं। कुछ पहलू हैं इसके जिसके ऊपर विपक्ष सवाल उठा रहा है, बट वो डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है, वो हमारी अंदर की बात है। लेकिन जहाँ तक दुनिया को जो हमने प्रोजेक्ट किया, जो इमेज हमने अपनी प्रोजेक्ट करी या जो मैसेजिंग करी, ये इसका एक प्राइमरी वो था। और दूसरा, हमने ऐसे देश चुने जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, जो जिनका इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में, और ऐसे जो मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, और कुछ ऐसे छोटे बड़े देश भी हैं जो आतंकवाद से पीड़ित भी हैं और आने वाले वक्त में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स चुने जाने वाले हैं। तो ये हमारी आउटरीच जो थी ब्रॉडली इस इन लोगों की चारों तरफ थी कि जो लोग पावरफुल हैं वो तो है ही हैं, लेकिन छोटे बड़े देश भी जो कल सिक्योरिटी काउंसिल में बैठेंगे, तो वो प्रिएम्प्टिव भी कह सकते हैं कि कल अगर सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान, चूंकि वो अभी है नॉन परमानेंट मेंबर, और वो कोई खुराफात करता है, तो फिर हमारे ऑलरेडी थोड़ा बहुत जो हमारा नैरेटिव है वो ऑलरेडी उन्हें उनकी खुराफात को न्यूट्रलाइज करने में मदद कर सकता है। ओवर टू यू विशाल। एक सवाल अब आता है कि हम अमेरिका के साथ डील कैसे करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से पिछले कुछ दिनों में जो बातें कही गई हैं, वो एक दोस्त की तरफ से कही गई बातें तो लगती नहीं हैं। ऐसे में अब सवाल है कि क्या अमेरिका को लेकर आपकी बातचीत का तरीका, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका ट्रेड, इन सब चीजों पर आगे चलकर प्रभाव कैसा पड़ेगा? आपकी दोस्ती कैसे निभेगी ट्रंप साहब के साथ? देखिए विशाल, हम ये बहुत बार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि ये पर्सनल केमिस्ट्री है, बॉन्डिंग है, ये सब कहने की बातें ये हेल्प करती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, ट्रेड इंटरेस्ट है, एनर्जी सिक्योरिटी है, ये सब मैटर करते हैं। और उसमें अगर आप ये आपकी बात नहीं है, अब आप देखिए जब रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उसके बाद हमारे ऊपर प्रेशर था अमेरिका की तरफ से, परसुएड करने की कोशिश की गई थी, यूरोप की तरफ से परसुएड करने की कोशिश की गई थी कि हम रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल नहीं खरीदे क्योंकि उस पर सैंक्शंस है। लेकिन हमने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज किया
और हमने कहा कि हमारे लिए हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है वो प्राइमरी है, तो हम इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि आने वाले वक्त में भी हम इशू बाय इशू ही डील करेंगे। जैसे ट्रेड की बात आपने करी, वो टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, तो हम भी, जैसे उन्होंने अभी एल्यूमिनियम और स्टील पे बहुत टैरिफ्स लगाए, तो हम इसको उठा रहे हैं, डब्ल्यूटीओ में उठाएंगे। और नहीं तो जो भी होगा हमसे हम रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे, किसी यहाँ नहीं तो कहीं और लगाएंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे ये भी पॉजिटिव पार्ट ऑफ द होल स्टोरी इज कि इंडिया यूएस और जैसे इंडिया यूरोपियन यूनियन, ये ट्रेड डील्स जो हैं, हमारी बायलैटरल ट्रेड डील्स हैं, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, वो नेगोशिएट हो रहे हैं और उसमें हम एक दूसरे की प्रायोरिटीज को अकोमोडेट करेंगे। तो होपफुली इसका अगर वहाँ हम कोई क्या ग्राउंड हम है, डिफेंस मीटिंग डील भी ग्राउंड। आगे अमेरिका के साथ बढ़ाएंगे, क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स की कमी हमारे पास भी है। अमेरिका भी उसे ऑफर कर रहा है, रशिया भी उसे ऑफर कर रहा है। कीमत के लिहाज से अमेरिका के फाइटर जेट बहुत ज्यादा महंगे हैं, रशिया उसकी कंपैरिजन में बहुत सस्ता है। लेकिन क्या अमेरिका से अपने संबंध बेहतर करने के लिए या कुछ और वजहों से आपको लगता है डिफेंस के क्षेत्र में डील आगे बढ़ सकती है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ तक डिफेंस डील्स का सवाल है, तो सभी इसको जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके ही लिया जाता है। हमने आज की तारीख में हमारी पॉलिसी, जो डिफेंस की पॉलिसी है, वो काफ़ी क्लियर है विशाल। एक समय था जब हम सिर्फ रशिया पे डिपेंडेंट थे। अभी भी काफ़ी हद तक स्पेयर्स उन्हीं से आते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने अपनी जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसमें काफ़ी बदलाव लाए हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये रहा है कि हमने डाइवर्सिफाई किया है अपनी सोर्सेज को। आज सिर्फ रशिया नहीं, अमेरिका नहीं, इसराइल भी है, फ्रांस भी है और दूसरे देश भी हैं जहाँ से हम अपनी डिफेंस प्रोक्योर कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हम बायर सेलर स्टेटस से बाहर चले गए हैं और अब हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जॉइंट प्रोडक्शन करें, को प्रोडक्शन करें या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे इंसिस्ट करें। तो किससे हम क्या खरीदेंगे, ये तो मैं अपने डिफेंस फोर्सेस के उस पर छोड़ूंगा कि वो जिन्हें जहाँ से जो चीज़ बेस्ट लगेगी वो खरीदेंगे। हमने राफेल ठीक समझा तो हमने राफेल खरीदा, अमेरिकन उसको नहीं खरीदा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी पॉलिसी डिफेंस प्रोक्योरमेंट की यही रहेगी कि हम उसको जिस जहाँ से हमें बेस्ट मिलेगी, जो बेस्ट डील मिलेगी, हम उस कंट्री से लेंगे। वो अमेरिका हो, रशिया हो, फ्रांस हो, इसराइल हो, जर्मनी हो, यूके हो, उसमें कोई भी हो सकता है। और इन एनी केस अब ऑफकोर्स उसमें समय लगेगा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं किसी हद तक। अभी हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गए हैं काफ़ी, लेकिन उसमें तो हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं रहे। बट वो अभी काफ़ी दूर की बात है। बट मीन वाइल हम एक पॉलिसी परसू करेंगे जिसमें जहाँ से हमें बेस्ट डील मिलेगी हम लेंगे। और डेफिनेटली डिफेंस डील को ट्रम्प साहब जो अभी इन दिनों में जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उससे लिंक नहीं करेंगे। देखिए, ट्रम्प साहब को ज़्यादा कोई बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत भी नहीं है। आप देखिए, कल तक उनके और एलन मस्क के रिश्ते कितने मजबूत थे और आज वो पब्लिकली एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। तो और उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, वो यू टर्न ले लेना, और जो उनका बार बार ये कहना कि उन्होंने मध्यस्थता करा के सीज फायर को रुकवाया है, उसको भी एक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। हालांकि मुझे लगता है कि एक बार कहने के बाद और हमारी तरफ से इंडिकेशंस आने के बाद कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो उन्हें चुप हो जाना चाहिए था। बट आदत के और अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक उनकी समस्या ये है कि जब वो आए थे, आने से पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को एक दिन में ख़त्म कर देंगे। वो नहीं कर पाए। इसराइल और जो आपका हमास के साथ चल रहा है, वहाँ पे भी कोई ऐसा वो नहीं हो पा रहा, सब्सटेंशियल प्रोग्रेस नहीं है। और तीसरा, ईरान के साथ उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन कोई उनके पास कोई फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे ये दिखाने के लिए नहीं है कि जो वो अपनी पीस मेकर की जो अपनी इमेज प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे कि मेरे होते हुए पीस होगी, मैं कोई किसी लड़ाई को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, उसको करने के लिए उनके पास और कोई पुख्ता नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक जब ये एक मौका मिला कि इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और डेफिनेटली बातें तो हो रही थी उनकी तरफ से, हमारी तरफ से, तो उन्हें लगा कि जब पाकिस्तान कह रहा है कि रुकवा दो और इंडिया रोकने के लिए तैयार हो गया पाकिस्तान के कहने पे,
रिक्वेस्ट करने पे। तो इसका जो है कि एक एक्सप्लॉइट करो इस सिचुएशन को और अपनी इमेज को प्रोजेक्ट करो। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि फिर वो भी कह सकते हैं कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का हिस्सा है कि क्यों नहीं हमारी तरफ से खुल के कहा जा रहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वैसा नहीं है। हम कह रहे हैं, खुले शब्दों में नहीं कह रहे, घुमा फिरा के कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो हम आपस में हमने फैसला किया। ये नहीं कह रहे कि नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया, बट कहने का मतलब वही है। और ये डिप्लोमेसी की भाषा में ऐसे ही होता है अक्सर, जब तक पानी सर से नहीं ऊपर उतरता है। ओवर टू यू उषा। एक प्रश्न ये आता है कि चाइना ये जरूर चाहेगा कि आप भारत पाकिस्तान संघर्ष में ही उलझे रहें, आपकी इकोनॉमी ग्रो ना कर पाए, और जो ट्रेड वॉर चल रही है जिसका हो सकता है कि संभावित फायदा भारत को मिल सके अमेरिका चाइना के ट्रेड वॉर का, वो ट्रेड वॉर का फायदा उठाने की स्थिति में तो आप तब होंगे जब आप युद्ध और संघर्ष में से बाहर निकल पाएंगे, जब आप पैसा सच में इंडस्ट्री के लिए खर्च कर पाएंगे। चाइना तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप इस तरीके के संघर्ष से बाहर निकले, वो तो चाहेगा कि आप भारत पाकिस्तान संघर्ष चलता ही रहे। क्या हम इस एंगल से भी इसे देखें? नहीं, डेफिनेटली चाइना कभी नहीं चाहेगा कि भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है वो बढ़े। और वो चाइना हमेशा ये चाहता है कि पूरे एशिया में, पूरे विश्व में जो है चाइना, अगर भारत चाहे तो सिर्फ उसको सेकंड फिडल की तरीके से देखना चाहता है कि वो उसकी लीडरशिप रहनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ भी तो इस बात को समझने का है ना। हमने भी तो जब एक ऐसी परिस्थिति बनी कि इसको युद्ध को रोका जा सकता है तो हम रुक गए, क्योंकि आप समझते हैं इस बात को कि पाकिस्तान जैसी छोटी सी कंट्री को अगर हम निस्ते नाबूद कर भी देते हैं तो कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये तो हमारे लिए बहुत ही पेरिफेरल सिक्योरिटी न्यूसेंस है। और उसको पनिश करने के लिए जो हमने कर दिया, जिस हद तक करना चाहिए था वो कर दिया, उसके एयर बेसिस को तबाह करके, उसके टेरर ठिकानों पे अटैक करके। अब उसके बाद इसको प्रोलॉन्ग करना किसी भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से ठीक नहीं है। और वही कॉन्टेक्स्ट जो आप कह रहे हैं कि उसमें अगर हम उलझ जाते हैं तो फिर हमारी जो डेवलपमेंट का एजेंडा है वो बहुत पीछे चला जाता है। और ये हमारे सभी दुश्मनों के लिए बहुत ही खुशी की बात होती है। तो हम शायद ये भी एक फैक्टर था कि जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट आई, गुहार आई, इनिशिएटिव आया, कुछ भी कह लीजिए आप उससे, तो हमने सोचा कि ठीक है, इसे रोक देना चाहिए। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव कभी भी एस्केलेट करने का तो था ही नहीं। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि आपने एस्केलेट किया पहलगाम करके, हमने आपके टेरर ठिकानों पे अटैक किया राइट टू डिफेंड में, और आपको मैसेज देने के लिए कि आप ऐसी हरकत दोबारा करेंगे तो हम आपके घर घुस के मारेंगे। फिर आपने फिर खुराफात करी, हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स की तरफ अपने ड्रोन्स और मिसाइल भेजे, तो हमने फिर राइट टू रिस्पॉन्ड किया और हमने आपके जो मिलिट्री बेसिस है उसको टारगेट किया। तो हमारा तो यही था कि आप रुकोगे तो हम रुकेंगे, आप आगे बढ़ोगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारी इच्छा कभी भी इस युद्ध को लंबा चलाने की नहीं रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है, आज की तारीख में हमारे टारगेट्स दूसरे हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव दूसरे हैं। हमें अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, और 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है। तो इस सब परिप्रेक्ष्य में इस सब चीज़ को देखा जाना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ जायज़ सवाल है। नेशनल सेंटिमेंट ये था कि क्यों रुक गया, अचानक क्यों रुक गए हम, और क्या हम पे कोई दबाव था। अब इसका सवाल का जवाब पार्लियामेंट सेशन में दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, जैसा पॉलिटिकल डायमेंशंस है। एक सर G7 को लेकर बड़ा प्रश्न उठाया जा रहा था कुछ दिनों पहले तक कि साहब G7 से इनविटेशन नहीं आया, क्या आपकी विदेश नीति है, क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपको पूछा जा रहा है। फिर अचानक से मार्क कार्नी का फोन आ जाता है प्रधानमंत्री के पास, G7 में इन्विटेशन आ जाता है। G7 के इन्विटेशन को पहले तो कितना इंपॉर्टेंस दिया जाए, और भारत जब G7 में जाएगा तो भारत किस एजेंडे को लेकर जाएगा? नहीं, देखिए G7, हम तो G7 के मेंबर नहीं है, आप सब जानते हैं। G8 था, फिर रशिया निकल गया उसमें, फिर G7 अब 7 कंट्रीज हैं, काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हर साल मिलती हैं। लेकिन चूंकि भारत एक उभरती हुई इकानमी, एक इमर्जिंग फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है,
और एक ग्लोबल प्लेयर की तरह सामने आ रहा है। तो पिछले कई सालों से ये एक समझ लीजिए ट्रेडिशन बन गया है कि जो भी G7 की समिट मीटिंग चेयर करता है, जो भी कंट्री, तो ज़रूरी समझती है कि भारत को इसके साथ इन्वॉल्व किया जाए। और जो G7 का एजेंडा है वो काफ़ी बड़ा एजेंडा है। हमारे लिए भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका मिलता है, बल्कि हम ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ नहीं रखते हैं, हम बल्कि ग्लोबल साउथ, पूरे ग्लोबल साउथ का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। चाहे वो क्लाइमेट चेंज में क्लाइमेट एक्शन की बात हो, क्लाइमेट फाइनेंस की बात हो, आतंकवाद तो है ही है अपनी जगह पे। हालांकि उस पर तो लिप सर्विस ज़्यादा करते हैं ये लोग। आपने देखा ही, आतंकवाद के खिलाफ कोई भी मना नहीं करेगा। आप कहेंगे कि यार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए, कोई मना नहीं करता, लेकिन अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से फिर एक्शन लेते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी तो आज तक ये डिफाइन भी नहीं कर पाई कि टेररिस्ट होता क्या। टेररिज्म की परिभाषा आपको मालूम होना चाहिए, पिछले 25 साल से यूएन में हमने डाला था बिल्कुल। एक कन्वेंशन, उसमें अभी तक टेररिज्म की परिभाषा पे भी एक फैसला, एक सहमति नहीं बनी। तो बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो ग्लोबल हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं, आतंकवाद से रिलेटेड हैं, अब टैरिफ, ट्रेड पैटर्न, ग्लोबलाइजेशन, या फिर इनवर्ड लुकिंग नेशनलिस्ट अप्रोच होगी। तो इन सब इश्यूज में फिर भारत को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका मिलता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक अच्छा फोरम है जहाँ भारत अपने लिए भी और एक ग्लोबल साउथ के 100 से भी ऊपर लोगों के लिए भी बात कर सकता है। अब पहले का अब नहीं आया इनविटेशन, अब आया। देखिए लोग 1+1 2 करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कनाडा से हमारे पिछले दिनों में संबंध अच्छे नहीं थे। आप जानते हैं आतंक, ये अपना खालिस्तानियों को लेकर ट्रूडो किस हद तक चले गए थे। तो जब वहाँ सरकार बदली है तो सबको ये उम्मीद थी कि रिश्तों में भी बदलाव आएगा, और उस पर एक मोहर लगा दी उन्होंने, उनके वहाँ कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने खुद पर्सनली फ़ोन करके इनवाइट करके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अचल बलहोत्रा साहब, हमें समय देने के लिए और भारत की विदेश नीति पर इतनी खुलकर बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।